हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टर एडिशन से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन ही परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन वेक्टर एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड होते हैं। एक मेथड है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा मेथड है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों ही मेथड से हमें सेम रिजल्ट मिलता है, लेकिन हमें दोनों ही मेथड की नॉलेज भी होनी चाहिए। देखो, चाहे आप वेक्टर एडिशन करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ को यूज कीजिए चाहे ट्रायंगल लॉ को यूज कीजिए, दोनों ही मेथड से हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखो, हम यहां पे वेक्टर एडिशन परफॉर्म करने वाले हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। अब देखो इसे किया कैसे जाता है। मान लीजिए यहां पे कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे कोई दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। और ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। मुझे ये इस पार्टिकल पे ये जो दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है, रिजल्टेंट वेक्टर का पता करना है। देखिए, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। जब हम कोई दो वेक्टर को दो वेक्टर का एडिशन करते हैं ना, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, एक नया वेक्टर मिलता है जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो ए वेक्टर तो हमें ये गिवन है, बी वेक्टर हमें गिवन है, लेकिन हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम जो है ये पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से इस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो देखो, आपको क्या करना है, यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाना है। ये हमारा पैरेललोग्राम जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से डायगोनली आपको एक नया वेक्टर ड्रॉ करना है। इस डायरेक्शन में डायगोनली ड्रॉ करना है। तो ये जो हमें नया वेक्टर मिला है यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। यही आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब देखो यहां पे डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम। देखो, किसी सेम टाइम पे किसी पार्टिकल पे ये दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। देखो, ये जो दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं, ये जो पैरेललोग्राम यहां पे बन रहा है, इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। देन जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल जो है इस रिजल्टेंट वेक्टर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसी पॉइंट से हम इसे क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का हमें डायरेक्शन मिल गया। तो देखो, इसका यूज क्या होता है, यूज ये होता है, देखो जैसे ये जो दो वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर फोर्स वेक्टर भी हो सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकते हैं, कोई से भी वेक्टर हो सकते हैं ये। अब देखो, जैसे हम फोर्स वेक्टर से इसे समझते हैं। मान लीजिए ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स वेक्टर लग रहा है, ये F1 फोर्स वेक्टर है। और इस डायरेक्शन में भी कोई दूसरा फोर्स वेक्टर लग रहा है, ये F2 फोर्स वेक्टर है। अब देखो, हमें पता करना है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब देखो, ये पार्टिकल ना तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का पता करना पड़ेगा। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का पता करना पड़ेगा। तो हमें यहां पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है इस तरीके से। यहां पे ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। देन ये जो पॉइंट है ना, यहां से हमें डायगोनली एक वेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। भले इस पार्टिकल पे ये दो फोर्सेस लग रही थी, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही थी, लेकिन इस पार्टिकल पे तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन पे लगेगी और इसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव करेगा। इसीलिए हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? तो देखो, ये पैरेललोग्राम लॉ है, ये बहुत ही सिंपल लॉ है, बहुत ही इजी लॉ है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। अब देखो, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसे समझते हैं। वैसे ये वाला वेक्टर एडिशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पे थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका। देखिए, देखो जैसे यहां पे ये आपका पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे एक वेक्टर ये एक्ट कर रहा है और एक वेक्टर ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। देखो, जैसे ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में मिला ना, तो यहां पे भी हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है सेम उसी डायरेक्शन में मिलने वाला है। तभी तो मैंने बोला था कि ये दो मेथड है, दोनों ही मेथड से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। तो देखो, यहां पे भी आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो सेम डायरेक्शन में मिलेगा। अब देखो, इसे परफॉर्म कैसे किया जाता है, हमें वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ जो है ऐड करना है। ये सिंपल एडिशन नहीं होता है, पहले ही बता देता हूं। यहां पे जो हम ऐड कर रहे हैं, इसे ज्योमेट्रिकली एडिशन किया जा रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, ठीक है। तो देन हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। अब देखो, इसे किया कैसे जाता है, आपको क्या करना होता है, ये जो वेक्टर ए है इसे फर्स्ट वेक्टर बोलते हैं, इसे सेकंड वेक्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर की हेड को
सेकंड वेक्टर की टेल, ये सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की टेल के साथ जोड़ देना है। तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है ना, फर्स्ट वेक्टर को यहां पे ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये फर्स्ट वेक्टर है और इसकी हेड ये है, इसकी हेड के साथ ये जो सेकंड वेक्टर की जो टेल है इसे ज्वाइन कर देना। इस वेक्टर को उठा करके यहां पे प्लेस कर दीजिए ऐसे। तो हमने इसकी टेल को ज्वाइन कर दिया। देन हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देखो ये इन दोनों वेक्टर का एडिशन तो हो गया है, लेकिन हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर भी चाहिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक नया वेक्टर ड्रॉ करते हैं, टेल से हेड तक। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल ये है, सेकंड वेक्टर का हेड ये है, तो यहां से लेकर के यहां तक हम एक नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, देखो इस तरफ है ये। अगर मैं इस वेक्टर को उठा करके यहां पे प्लेस कर देता हूं तो ये मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। देखो यहां पे भी देखो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये थी और यहां पे भी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आया, डायरेक्शन वही है, सेम डायरेक्शन मिली है। तभी मैंने बोला था कि रिजल्ट हमें सेम रिजल्ट मिलता है, चाहे आप ट्रायंगल लॉ की हेल्प से वेक्टर एडिशन कीजिए, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से वेक्टर एडिशन कीजिए, कोई सा भी एक लॉ आपको आना चाहिए, आप इजीली जो है वेक्टर एडिशन कर सकते हो। अब देखो यहां पे अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम। देखो यहां पे ये पार्टिकल, इस पार्टिकल पे ये दो वेक्टर क्या कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे। अब हमने क्या किया, आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। देखो हमें क्या करना है, यहां पे ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को इसकी हेड के ऊपर ऐसे प्लेस करना था, इसके ऊपर प्लेस कर, तो हमने ये प्लेस कर दिया बी वेक्टर को, तो हमें यहां पे ये ट्रायंगल मिल गया। तो ये जो ट्रायंगल की जो दो साइड्स होंगी ना, जो दो साइड्स होती हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। देखो इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये दोनों वेक्टर जो है ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करेगी। एंड यहां पे क्या लिखा है, टेकन इन द सेम ऑर्डर, लेकिन इन्हें सेम ऑर्डर में लेना है हमें। देखो सेम ऑर्डर का मतलब ये होता है, इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेम ऑर्डर में। फिर आगे क्या लिखा है, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा, ये थर्ड साइड क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और ये जो ये थर्ड साइड किसे रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। लेकिन हमें इसे जो है ना अपोजिट ऑर्डर में लेना है। देखो ये आपका अपोजिट ऑर्डर है और ये दोनों के दोनों आपके सेम ऑर्डर हैं। देखो इसे समझाता हूं क्यों इसे सेम ऑर्डर बोला गया इन दोनों के दोनों को, और इसको जो है अपोजिट ऑर्डर बोला गया। देखो सेम ऑर्डर किसे कहते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर इधर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन भी अगर इस तरफ है और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाती, देखो यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। अब देखो अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी अगर इस तरफ हो जाती, तो ये तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में माने जाते। लेकिन यहां पे ये दो वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम ऑर्डर में है, यहां पे ये दोनों की दोनों तो सेम ऑर्डर में है, लेकिन ये वाला क्या है, ये अपोजिट ऑर्डर में। अगर ये भी इसी डायरेक्शन में होता तो ये तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में हो जाती, लेकिन ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ओके, अब देखिए यहां पे जो टॉपिक है, जो हमें यहां पे इक्वेशन, यहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्या आता है, आपको इस इक्वेशन को डिराइव करना पड़ता है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना है। अब देखो ये इक्वेशन है क्या चीज, इसे समझते हैं और इसी की हेल्प से हम न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे। अब देखो यहां पे क्या है, देखो जैसे ये पार्टिकल है, ये आपका पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे जो है दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये आपका वेक्टर है, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं इस पार्टिकल पे, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हमें गिवन है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी हमें गिवन है, ये ए और बी हमें गिवन है। और इन दोनों वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। कोई भी जो दो वेक्टर होते हैं उनमें जो एंगल बनता है वो कहां पे बनता है, जहां पे इन दोनों वेक्टर की टेल ज्वाइन हो रही होती है, वहीं पे इन दोनों वेक्टर पे एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हमें गिवन है, ये बी मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है, और ये जो थीटा एंगल मतलब इन दोनों वेक्टर में जो एंगल बन रहा है ये थीटा भी हमें गिवन है। हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। इस रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, उसके लिए हमें ये इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे डिराइव करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो ये आपका पैरेललोग्राम यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया,
ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब देखो आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका ए होगा। ये अगर बी है तो ये भी क्या होगा, आपका बी ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ए होगा। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक लाइन प्रोड्यूस करनी है नीचे की तरफ, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे और यहां पे भी एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखो हमें यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे पहले नेमिंग कर लेते हैं। यहां पे आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका O है, ये आपका P है, ये आपका N है, और इसे ये Q और S इसे हमने नाम दे दिया। अब देखो जब हमने यहां पे ये पैरेललोग्राम बनाया था तो यहां से हम क्या करते हैं, एक वेक्टर डायगोनली ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो इसी रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमें ये इक्वेशन बनानी है। तो देखो यहां पे क्या हुआ, हमें ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल जाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक आपका ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला। अब देखो यहां पे ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल है, ये वाला ये थीटा एंगल है, तो ये भी क्या होगा, ये वाला भी एंगल भी क्या होगा, आपका थीटा ही होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, आपका थीटा ही होगा। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे हमें क्या क्या गिवन है, देखो ये ओपी की वैल्यू क्या दे रही है, ये ए मैग्नीट्यूड दे रखा ओपी का, तो इसे लिख देते हैं पहले। ओपी हमें ये ए गिवन है, और ये पी क्यू हमें क्या गिवन है, बी गिवन है, बी। और ये जो ओ क्यू है ये हमें आर गिवन है। इसी के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करनी है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे आर मान रखा है, इसके लिए हमें ये इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करनी है। अब मान लीजिए आपको ये ए मैग्नीट्यूड गिवन है, बी मैग्नीट्यूड गिवन है, ये थीटा गिवन है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड को आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। अब देखो हमें आगे क्या करना है, हमारे पास ये जो पी एन है इसका वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। और ये जो क्यू एन है इसका भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्योंकि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये साइड तो है, ये भी साइड है, ये भी है, लेकिन ये और ये नहीं है हमारे पास। तो ये इन दोनों की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे पहले। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका पी एन क्यू। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा क्या होता है, आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये बेस है आपका, ये हाइपोटेन्यूज है, तो पी एन अपॉन पी क्यू, पी एन अपॉन पी क्यू। तो फाइनली कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये पी एन की वैल्यू पी एन अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। तो ये फाइनली पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पी एन की वैल्यू हमें मिल गई, ये हो गया आपका बी कॉस थीटा। अब देखो ये तो बी कॉस थीटा हो गया, अब ये क्यू एन भी चाहिए हमें। तो अगेन हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो क्यू एन अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा आपका क्यू एन अपॉन पी क्यू। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू एन अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी है, ठीक है। यहाँ पे ये बी आ जाएगा, तो ये फाइनली क्यू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका बी साइन थीटा। तो ये क्यू एन की वैल्यू भी हमें मिल गई है, बी साइन थीटा। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, अब हम जो है इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, ये वाला जो ओ एन क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है इसे लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू। अब देखो यहां पे ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेस का होल स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, यही यहाँ पे लिखा है। तो देखो ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू हमें कितना गिवन है, आर गिवन है, तो यहाँ पे ये आर का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ये ओ एन है, ओ एन, तो ओ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ओपी प्लस पी एन। तो यहाँ पे लिख दीजिए ओपी प्लस पी एन का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्यू एन। देखो क्यू एन यहाँ पे क्या है, ये बी साइन थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे क्यू एन की जगह में ये बी साइन थीटा लिख दीजिए, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये फाइनली हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी कितना है हमें, ये ए गिवन है, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, ए प्लस ये पी एन कितना गिवन है, ये बी कॉस थीटा गिवन है, तो इस बी कॉस थीटा को यहाँ पे लिखिए, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
2ab cos थीटा और ये प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब देखो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसे हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2ab कॉस थीटा। ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे हम, तो इसे हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ये आपका अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही इक्वेशन हमें डिराइव करनी थी, तो ये इक्वेशन आपकी डिराइव हो गई। देखो ये इक्वेशन तो डिराइव करनी थी हमें, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका यूज क्या है अभी बताऊंगा इसका यूज। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे एंगल बताना है कि मान लीजिए ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, इसे बीटा बोल देते हैं। तो इस बीटा एंगल को भी हमें फाइंड करना, तो ये भी इजिली फाइंड हो जाएगा। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे टेन बीटा लिखना है। टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल ONQ, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये QN अपॉन ON। फाइनली इसे टेन बीटा को ऐसे लिखा जा सकता है, टेन बीटा इज इक्वल टू ये QN लिखा यहां पे अपॉन ये ON को हम लिख सकते हैं OP प्लस PN। तो ये टेन बीटा कितना हो जाएगा आपका, देखो टेन बीटा इज इक्वल टू QN हमें यहाँ पे गिवन है, देखो QN कितना है B साइन थीटा है, तो यहाँ पे ये B साइन थीटा आ जाएगा। OP हमें गिवन है, ये कितना है A है, तो यहाँ पे A आएगा प्लस PN कितना है B कॉस थीटा है, तो यहाँ पे ये B कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी पूछा जाता है, जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी पूछा जाता है, तो हमें इस टेन बीटा की हेल्प से जो है हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो देखो इस इक्वेशन को याद कैसे किया जाएगा, देखो आपको ये एंगल बताना है या ये बीटा एंगल बताना है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो ये ए वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है, तो आपको सबसे पहले ये जो बी वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर यहाँ पे लिखना है, ये बी लिखना है, यहाँ पे साइन थीटा लिखना है, और अपॉन में ये फिर इस बी को दोबारा लिखना है, यहाँ कॉस थीटा लिखना है, और फिर यहाँ प्लस करना है और यहाँ ए लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे याद भी किया जा सकता है। अब देखो यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आपको ज्यादा इसे ये समझ में आने वाला है। देखो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। अब देखो मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, अब इस पार्टिकल में इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, और ये F1 फोर्स जो है हमें गिवन है 3 न्यूटन और ये F2 फोर्स जो है हमें गिवन है ये 4 न्यूटन, ठीक है। और ये जो है 90 डिग्री के एंगल पे लग रही है, तो ये थीटा कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री दे रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो आपको आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे, ये पैरेललोग्राम बनाओगे, ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। इसी रिजल्टेंट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इस मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, r इज इक्वल टू ये अंडर रूट होगा। अब देखो यहाँ पे ये a वेक्टर है, b वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे a वेक्टर की जगह में हमारे पास F1 फोर्स वेक्टर है, अब b वेक्टर की जगह में ये F2 फोर्स वेक्टर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 और ये कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। F1 3 दे रखा है, F2 4 दे रखा है, तो ये 3 का होल स्क्वायर, ये आपका 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 4, और थीटा कितना दे रखा है आपका 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, कॉस 90 डिग्री। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना होता है 24, और ये cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। देखो एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, इसे लर्न कर लीजिए, कॉपी में लिख देना। जो साइन 0 डिग्री होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, जो साइन 90 डिग्री होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, और जो आपका cos 0 डिग्री होता है इसका वैल्यू 1 होता है, और जो cos 90 डिग्री होता है
इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, 0 1 1 0। तो ये cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा आपका, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा 16 + 9 कितना हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से इस इक्वेशन की हेल्प से हमने ये रिजल्टेंट फोर्स का पता किया। अगर इस पार्टिकल पे ये दो फोर्सेस लग रही हैं तो ये जो पार्टिकल पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो 5 न्यूटन की लगेगी और इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इस एंगल को भी हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, tan बीटा, मान लीजिए ये एंगल हमें फाइंड करना है, बीटा एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो मैंने यहाँ पे आपको एंगल बताया था, एंगल फाइंड करने का तरीका बताया था आपको। जैसे आपको ये tan बीटा फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये जो बीटा एंगल बन रहा था इन दोनों में बन रहा था, इन दोनों वेक्टर में बन रहा था। तो आपको क्या करना है, इस वाले वेक्टर को पहले लिखना है यहाँ पे, फिर साइन थीटा लिखना है, फिर इसी वेक्टर को यहाँ पे लिखना है, फिर कॉस थीटा लिखना है, फिर ये ए वेक्टर लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमें ये बीटा फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो इन दोनों वेक्टर को पहले नहीं लिखना है, इस वाले वेक्टर को पहले लिखना है। तो यहाँ पे ये F2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये साइन थीटा आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय यहाँ पे F2 कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे ये F1 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, F2 कितना दे रखा है हमें, ये 4 दे रखा है, तो ये 4 आ जाएगा। और थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये साइन 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। F1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस F2 कितना दे रखा है, ये 4 दे रखा है, और ये हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री। तो ये tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 4 × 1 4 हो जाएगा, ये 3 प्लस ये कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 4/3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये, तो ये tan बीटा हो गया 4/3। तो फाइनली बीटा इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे tan इनवर्स 4/3। तो ये बीटा हमें एंगल मिल गया। बीटा मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का हमें पता चल गया, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी थी, वो फाइंड हो गई। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे जो है एक वेक्टर ये F1 फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रही है, और एक दूसरी फोर्स जो है सेम इसी डायरेक्शन में लग रही है, ये F2 फोर्स लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो F1 फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 न्यूटन दे रखा है, ये जो F2 फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन दे रखा है। अब देखो जब दो फोर्स वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो उनमें जो एंगल बनता है, जो एंगल बनेगा वो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। हमेशा याद रखना, कोई भी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, जैसे इस पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, R इज इक्वल टू हमारे पास है F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। बस यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो F1 कितना दे रखा है, 3 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है आपका 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 4 × cos 0 डिग्री। देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है, ठीक है। cos 0 डिग्री कितना है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 × 9 4 4 × 16, और ये हो गया आपका 2 3 × 6 6 4 × 24 24 × 1 24। तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट आ जाएगा आपका वो कितना आ रहा है, देखो ये हो जाएगा आपका 16 + 9 25, अब प्लस 24 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स कितना आया आपका, 7 न्यूटन आया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो जब भी आपकी दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगी ना, तो उन फोर्सेस को जो है उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम सिंपली इन्हें ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम इन्हें 3 + 4 भी कर देते तो उससे भी हमें 7 न्यूटन ही मिलता, और इस इक्वेशन से भी हमें 7 न्यूटन ही मिला है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में लग रही होंगी तो उनका अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आप उन्हें सिंपली ऐड भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन का यूज करना है, इसका यूज करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन आप जस्ट उन्हें ऐड भी कर सकते हो। अब देखो दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी, अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, ये आपका F1 फोर्स है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये आपका F2 फोर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो F1 है, F1 मान लीजिए ये आपका 4 न्यूटन है, और जो F2 है ये आपका 3 न्यूटन है। आपको रिजल्टेंट फोर्स का पता करना है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखिए, F1 का स्क्वायर कीजिए तो वो F1 कितना दे देगा, 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 × 4 × 3
इनटू ये थीटा कितना है 180 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो cos 180 डिग्री होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा आपका 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे आ जाएगा, अरे इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -24 हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका 25 - 24। तो ये कितना आ रहा है आपका रिजल्टेंट इज इक्वल टू √1 आ रहा है। तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है आपका 1 न्यूटन आ रहा है। तो देखो जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो आप जो है ना इन्हें जो है ना सिंपली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। देखो अगर आप इस 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर देते तो आपको रिजल्टेंट कितना मिलता 1 न्यूटन तो मिलता। इस फॉर्मूले से भी हमें 1 न्यूटन मिला, और अगर हम इन्हें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर देते तब भी हमें 1 न्यूटन ही मिलता। तो हमेशा याद रखना अगर कोई दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। और अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आप उन्हें सिंपली ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे 2 फोर्सेस दे रखी हैं, एक 10 न्यूटन की है, एक 4 न्यूटन की है, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री बिटवीन देम। अब देखो यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं, एक F1 फोर्स है, एक 10 न्यूटन की दे रखी है, एक F2 फोर्स दे रखी है 4 न्यूटन की। और इन दोनों में जो एंगल बन रहा है, जो थीटा एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे एक ये F1 फोर्स है और एक आपकी F2 फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये F2 क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। ओके, समझ रहे हो, तो ये 120 डिग्री का एंगल होगा। तो ये F1 तो हमें दे रखी है, ये F1 हमें 10 न्यूटन दे रखी है, और ये जो F2 है ये हमें 4 न्यूटन की दे रखी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हमें ये रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगी। हमें ये रिजल्टेंट फाइंड करनी है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। देखो F1 कितना दे रखा है 10 का होल स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 × 10 × 4 × थीटा कितना दे रखा है cos 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे हम इसे, ये आपका 10 10 जा 100 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 10 × 4 कितना हो जाएगा 2 10 जा 20, 24 जा 80 इंटू ये cos 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है -1/2 होती है। ठीक है, अभी बताता हूँ ये -1/2 क्यों हुई, अभी इसे समझ लीजिए। वैसे ये आपका मैथ्स का पार्ट है, क्लास 11th में मैथ्स में सीखोगे आप कि cos 120 डिग्री की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन मैं भी बता दूंगा। अभी इतना समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू जो होती है -1/2 होती है। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू क्यों -1/2 मैंने ली है। अब देखो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इसे ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा, जब ये कटेगा तो ये 40 आ जाएगा, -40 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपका √76 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी देखो एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो cos 120 डिग्री है ना इसकी वैल्यू मैंने -1/2 ली है। क्यों ली है, देखो ये जो cos 120 डिग्री होता है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 + 30 डिग्री, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, देखो ये जो cos होता है ना cos साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस 30 डिग्री को यहाँ पे लिख दिया जाता है और यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। देखो क्या होता है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं 0 से 90 डिग्री के एंगल होते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं वो 90 से 180 डिग्री के बीच में ये एंगल होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो ये जो एंगल है ये आपका 120 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल है ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी आपका cos है, चाहे आपका tan है, चाहे आपका cot है, चाहे sec है, चाहे cosec है, वो सब की वैल्यू नेगेटिव आती है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो देखो हमें यहाँ पे cos की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसीलिए यहाँ पे हमें ये नेगेटिव लेना पड़ता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। ये cos क्या आएगा, cos की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये 120 डिग्री का एंगल, इसीलिए यहाँ पे -sin30 लिखा। तो यहाँ पे -sin30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होता है। तो ये cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पुट किया है।
अब देखो हमें क्या करना था, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी थी। रिजल्टेंट फोर्स तो हमारी फाइंड हो गई, हमें ये डायरेक्शन भी बतानी है। अब देखो ये जो यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या है, ये बीटा एंगल बन रहा होगा, तो इस बीटा एंगल को भी हमें फाइंड करना है। तो ये बीटा एंगल को फाइंड कैसे करेंगे, ये टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था टेन बीटा फाइंड करने के लिए। देखो ये दो वेक्टर हैं, एक F1 वेक्टर है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है। मुझे इस वाले वेक्टर को पहले लिखना है, यहाँ पे आपको F2 लिखना है, और यहाँ पे साइन थीटा लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे F2 लिखिए, यहाँ पे कॉस थीटा लिखिए, और यहाँ पे प्लस F1 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टेन बीटा आ जाएगा। मतलब इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमें डायरेक्शन बताना है, तो ये बीटा एंगल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका F2 आपको ये 4 दे रखा है, ये F2 आपका 4 है और ये आपका 10 है, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 120 डिग्री। और ये F1 कितना दे रखा है आपका 10 न्यूटन है, तो यहाँ इसे 10 लिखिए, 10 प्लस F2 कितना है 4 है, और ये हो जाएगा आपका कॉस 120 डिग्री। अब देखो ये हो जाएगा आपका 10 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये जो साइन 120 डिग्री है इसकी जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। ठीक है, अब देखो क्यों होती है इसे मैं समझा देता हूँ। जो साइन 120 डिग्री होता है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट कर देना है, ये साइन कॉस में जैसे यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट किया ना, तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस 30 डिग्री को यहाँ पे लिख देना है। अब देखो ये 120 डिग्री जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो देखो ये साइन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। ठीक है, तो फाइनली ये जो साइन 120 डिग्री है ये कितना आ जाता है आपका √3/2 आता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये √3/2 लिखा हुआ है। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 10 + 4, और ये कॉस 120 डिग्री की वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड की थी, ये -1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/2। इसे आगे सॉल्व कीजिए, ये आपका 10 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√3, और यहाँ पे ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये 2 4 8, तो ये 10 बीटा कितना आ गया आपका √3/4 आ गया। तो फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ये हो जाएगा √3/4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। देखो रिजल्टेंट भी हमें गिवन है, यहाँ पे 4 न्यूटन दे रखा है रिजल्टेंट, और यहाँ पे ये दो फोर्सेस भी दे रखी हैं। ये F1 फोर्स जो है आपकी 2 न्यूटन दे रखी है, और ये F2 फोर्स कितनी दे रखी है आपको 3 न्यूटन दे रखी है। आपको इन दोनों फोर्सेस में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स, इन दोनों में जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या है आपका F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ये थीटा एंगल हमें फाइंड करना है, इसी थीटा को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना दे रखा है आपका 4 न्यूटन दे रखा है। F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 का होल स्क्वायर, F2 दे रखा है आपका 4 का होल स्क्वायर कीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × ये हो जाएगा आपका 4 × cos थीटा में फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इससे आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 2 2 4 आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा, ये 2 2 4 4 4 16 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2 2 4 4 4 16 एक मिनट, हाँ ये F1 कितना है आपका 2 न्यूटन है, ये आपका F1 2 न्यूटन है और F2 आपका 3 न्यूटन है, यहाँ पे ये 3 आएगा, सॉरी ये 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे F2 जो है ये 3 न्यूटन आएगा, ये 3 आएगा, ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, ये 2 2 4 होगा, ये 3 3 9 होगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2 2 4 4 3 12 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 + 12 का cos थीटा। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर कर दीजिए, इस तरीके से स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 4 4 16 हो जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये 13 + 12 cos थीटा हो जाएगा, तो 16 - 13 कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 3 = 12 cos थीटा। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 3/12। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स 3/12। तो इसे भी काट सकते हो, 3 1 3 3 4 12। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका cos इनवर्स 1/4। यही आपका आंसर है। ठीक है, थीटा हमें कैलकुलेट करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को।
यहाँ पे कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो रेन का जो डायरेक्शन दे रखा है वर्टिकली डाउनवर्ड दे रखा है, ये जो है वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, उसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपको कितना दे रखा है, ये 35 मीटर पर सेकंड आपको ये गिवन है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखो मान लीजिए ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, और जो हवा है वो ब्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। इतनी वेलोसिटी से 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हवा ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में चल रही है। तो ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। तो इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ऑफ विंड हमें गिवन है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड का वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमें कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ विंड जो हमें दे रखा है ये 12 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। अब देखो रेन इस डायरेक्शन में, विंड इस डायरेक्शन में चल रही है। तो रेन, अगर विंड इस डायरेक्शन में चलेगी तो ये जो रेन का डायरेक्शन है ये क्या है, शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से रेन का डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे पूछा है इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। देखो एक लड़का है जो कि बस स्टॉप में वेट कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ कि अचानक से ये हवा चलने लगी, तो हवा चलने की वजह से ये रेन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो उसे अम्ब्रेला जो है, अब जो है हवा चलने की वजह से रेन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब देखो इसे समझते हैं। आपको क्या करना है, इस वेक्टर को यहां पे ड्रॉ करना है। ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, ये वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर है, और ये विंड का वेक्टर है, ठीक है। इसे इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो, ये वेलोसिटी ऑफ विंड का वेक्टर है। अब देखो ये रेन तो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो स्टार्टिंग में उसने अम्ब्रेला इस तरीके से प्लेस कर रखा था, ध्यान से देखना, अम्ब्रेला उसने इस डायरेक्शन में प्लेस कर रखा था। अब हवा चलेगी, हवा क्या कर रही है, रेन का डायरेक्शन ही ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, तो रेन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। रेन थोड़ी तिरछी हो जाएगी, तिरछी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो हमें उस डायरेक्शन का पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया कंप्लीट, और यहां से इस पॉइंट से हमें क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है। यही हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। यानी कि रेन जो है ना इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो अम्ब्रेला, पहले जब रेन नीचे की तरफ गिर रही थी तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में था, अब रेन का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, तो उसे अब अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा उस लड़के को। तो यहां पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। उसे अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। तो यहां पे जो एंगल बनेगा ना, उसी एंगल पे उसे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे ये बीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे अगर बीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, बीटा एंगल बनेगा। तो इसी बीटा एंगल को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हमें इस बीटा एंगल को फाइंड करना है। तो ये बीटा एंगल देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों में, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों वेक्टर में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो 90 डिग्री का बन रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन हमें गिवन है, वो 35 है। वेलोसिटी ऑफ विंड भी हमें गिवन है, वो 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और इस बीटा को हमें फाइंड करना है। तो ये tan बीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पैरेललोग्राम की ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। ये अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर VW है तो ये भी क्या होगा, VW होगा। तो अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेता हूं तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका VW, और बेस कितना है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन। तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दे रखा है यहाँ पे 12 दे रखा है, और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दे रखा है आपको 35 दे रखा है। तो ये फाइनली बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 12 अपॉन 35। अगर आप इस 12 अपॉन 35 को सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू आती है 0.343। तो यही आपका आंसर है। और अगर आप इसे लॉग टेबल की हेल्प से भी आगे सॉल्व करते हो ना तो ये जो वैल्यू होती है ये 19 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू ये 19 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो बीटा कितना आ गया आपका 19 डिग्री आ गया। आप आंसर जो है यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अब देखो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी इजीली। हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ रेन का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ रेन, यहाँ पे ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो थीटा एंगल, थीटा कितना है 90 डिग्री है। देखिए ये वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में है, रेन इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो ये 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रेन कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 35, ये 35 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 12 इंटू 35 इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है।
अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये देखो, ये 12 इंटू 12 कितना हो जाता है आपका 144, 35 इंटू 35 1225 हो जाता है। ओके, अब देखो ये cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये जीरो होती है, तो ये फाइनली पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, ये 5 + 4 9, ये 2 + 4 6 हो जाएगा आपका, ये फाइनली यहाँ पे 13 आ जाएगा। और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आपका 37 आएगा, ठीक है, 37 मीटर पर सेकेंड। देखो रेन जो इस डायरेक्शन में गिर रही थी उसका जो मैग्नीट्यूड था, रेन का जो मैग्नीट्यूड था 35 मीटर पर सेकंड था, लेकिन जैसे ये हवा चली ना, तो हवा चलने की वजह से इस रेन का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 37 मीटर पर सेकंड हो गया। ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है रेन की वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखो यहां पे कह रहा है ए मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्थ दे रखा है, यहाँ पे ईस्ट ऑफ साउथ दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं। ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ है और ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। एक मोटर बोट है और वो जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन ये है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट हमें गिवन है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट का वेक्टर है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दे रखा है, 25 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन, वाटर करंट मतलब कोई रिवर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो उस रिवर का जो डायरेक्शन दे रखा है वो दे रखा है किधर दे रखा है वो डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। देखो ये 60 डिग्री के एंगल पे रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और वो जो है ईस्ट ऑफ साउथ चल रही है। मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री का एंगल वो बना रही है। मतलब ये साउथ ये है, ईस्ट ये है, तो साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री के एंगल पे रिवर क्या बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है। इस 60 डिग्री के एंगल पे रिवर इधर चल रही है। रिवर तो इस डायरेक्शन में चल रही है, ये वाटर करंट का मतलब रिवर ही होता है, ठीक है। रिवर इस डायरेक्शन में चल रही है और बोट इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। ये हमें गिवन है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ बोट। हमें इस बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करना है। देखो होता क्या है, रिवर तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस बोट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिवर क्या करेगा, इस बोट का डायरेक्शन चेंज कर देगा। देखो बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है, रिवर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिवर क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो वही डायरेक्शन हमें बताना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बनेगा कैसे, ये पैरेलल बनाइए पहले, ये हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया, और यहां से एक पैरेलल ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से एक डायगोनल ड्रॉ करना है। देखो ये दो वेक्टर यहां पे मीट कर रहे हैं ना, एक वेक्टर यहां पे मीट कर रहे हैं, तो यहां पे आपको एक डायगोनल ड्रॉ करना है ये। तो यही क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट है। बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो इसी रिजल्टेंट वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी को भी फाइंड करना है, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, R = अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा ये VB का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ये वाला जो वेक्टर है, ये तो वेलोसिटी ऑफ बोट है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दे रखा है, करंट का जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो ये 10 है आपका। अब देखो इसे ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × VB वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अब देखो यहाँ पे अभी हमें थीटा भी फाइंड करना है। तो ये जो थीटा एंगल होता है, ये वाला एक वेक्टर है, ये वाला एक वेक्टर है, तो इन दोनों में जो एंगल बन रहा होगा उसी को थीटा बोला जाता है। तो वो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो थीटा = क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, ये आपका 180 डिग्री का है एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है 180 डिग्री की होती है। यहाँ पे ये 60 डिग्री बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा है, ठीक है। ये थीटा मुझे फाइंड करना है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 - 60 डिग्री हो जाएगा, 180 - 60 डिग्री, तो थीटा हो गया आपका 120 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। तो R = हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दे रखा है, 25 का होल स्क्वायर, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दे रखा है, 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 25 × 10 इंटू थीटा कितना दे रखा, 120 डिग्री, ठीक है, cos 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 25 का होल स्क्वायर कितना होता है आपका 625, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 50 × 10 कितना हो जाता है आपका 500। और ये जो cos 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है अभी हमने पीछे फाइंड की थी, -1/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2।
तो ये हो जाएगा आपका रूट, इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये 725 हो जाएगा, इसे हम काटेंगे तो यहाँ पे 250 आ जाएगा, -250, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा, बोट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आ जाएगा, इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 475। अब देखो अगर आपका इसका स्क्वायर रूट निकालते हो ना तो स्क्वायर रूट आता है आपका 21.79 आता है। इसी को आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, तो ये राउंड ऑफ करके 22 मीटर 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी है। देखो बोट तो जो है इतनी वेलोसिटी से चल रहा था, 25 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन रिवर इस डायरेक्शन में चल रहा था, तो रिवर ने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी को भी चेंज कर दिया। तो इसकी जो नई रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 22 है। ओके, अब देखो हमें बोट का डायरेक्शन भी फाइंड करना है। ये जो बोट है ना, देखो बोट इस डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन बोट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, इस तरफ बोट क्या हो गई, शिफ्ट हो गई है। तो इस एंगल को भी हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल क्या है, बीटा है सपोज करके, तो इस बीटा को भी हमें फाइंड करना है। तो tan बीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो बीटा एंगल बन रहा है इन दोनों वेक्टर में बन रहा है, तो मुझे ये वाला वेक्टर लेना है, ठीक है, ये वाला वेक्टर। तो इस वाले वेक्टर को यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे साइन थीटा लिखिए, यहाँ पे आपका ये कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगा। बस यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है आपका 120 डिग्री है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दे रखा है, ये 25 दे रखा है, तो ये 25 प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना 10 है, और ये हो जाएगा आपका कॉस 120 डिग्री। अब देखो इससे आगे सॉल्व करते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 10 हो जाएगा, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, अभी पीछे हमने फाइंड की थी इसकी वैल्यू, ये 25 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू ये आपका कॉस 120 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/2, ठीक है। तो ये tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 5 कट जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा आपका 5√3, ये 25 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये -5 आ जाएगा। तो ये tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5√3 डिवाइडेड बाय ये आपका 20 आ जाएगा, 5 4 जो 20, तो ये tan बीटा आ गया आपका √3/4। तो ये बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमें कह रखा है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। देखो कोई दो फोर्सेज है वो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, उन दो फोर्सेज की वजह से जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट आ रहा है वो 10 न्यूटन आ रहा है, जो लीस्ट रिजल्टेंट आ रहा है वो 6 न्यूटन आ रहा है। तो देखो कोई भी दो फोर्सेस जब हम सेम डायरेक्शन में लगाएंगे ना, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दी और एक फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा दी, तो हमें क्या मिलता है, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है। हमें क्या मिलता है, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मिलेगा। लेकिन अगर कोई दो फोर्सेस को हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, एक F1 फोर्स इधर एक्ट कर रही है, एक F2 फोर्स इधर एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमें लीस्ट रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लीस्ट रिजल्टेंट हमें तब मिलेगा जब हम दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट तब मिलता है हमें जब दोनों फोर्सेस जो है सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब देखो दोनों फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं तो इन फोर्सेस को हम जस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है तो उन फोर्सेस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है, ये लीस्ट रिजल्टेंट है। तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कितना दे रखा है, 10 दे रखा है आपको। तो F1 प्लस F2 कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। और ये F1 माइनस F2 ये लीस्ट रिजल्टेंट है, तो लीस्ट रिजल्टेंट कितनी दे रखी है, 6 न्यूटन दे रखी है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं इन इक्वेशन को, तो हमें F1 F2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे F1 प्लस F2 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और ये F1 माइनस F2 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये F1 प्लस F1 कितना हो जाएगा, 2F1, ये 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 16। अब देखो ये F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 8 आ गया। तो F1 कितना आ गया, 8 आ गया, ये 8 न्यूटन आ गया। अब हमें F2 भी फाइंड करना है। तो देखो आप F2 को जो है, F2 फाइंड करने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो मैं इस वाली इक्वेशन में इस F1 को पुट कर रहा हूँ। हमारे पास ये F1 प्लस F2 हमें गिवन था, 10 था गिवन। तो F1 कितना दे रखा, 8 दे रखा, इस 8 को यहाँ पुट कीजिए, F2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये F2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 हो गया, तो F2 कितना आ गया आपका, 2 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो F1 तो 8 न्यूटन है, F2 कितना आ गया आपका, 2 न्यूटन आ गया। अब देखो इसके आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
इफ ईच फोर्सेस इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, अगर इन दोनों फोर्सेस को हम 3 न्यूटन इंक्रीज कर देते हैं, मतलब इस 8 न्यूटन को भी 3 इंक्रीज कर देते हैं, इस 2 न्यूटन को भी हम 3 इंक्रीज कर देते हैं, तो हम अगर इंक्रीज करेंगे तो हमें एक नया फोर्स मिल जाएगा, इसे हमने F1 डैश बोल दिया, तो F1 डैश हमें क्या मिल जाएगा, ये 8 + 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 11 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमें ये F2 डैश मिल जाएगा, तो F2 डैश हमें क्या मिल जाएगा, ये 5 न्यूटन मिल जाएगा। ठीक है, एक 11 न्यूटन मिल गया, एक हमें 5 न्यूटन मिल गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ ईच फोर्सेस इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। लेकिन ये दोनों की दोनों फोर्सेस जो है 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं, मतलब ये F1 फोर्स है, F1 डैश फोर्स है, और ये F2 डैश फोर्स है। ठीक है, ये दोनों की दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रही है, मतलब थीटा कितना दे रखा है आपका, 90 डिग्री दे रखा है, और इन दोनों का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये F1 डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये F2 डैश का होल स्क्वायर, ये 2F1 डैश F2 डैश, और यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। F1 डैश कितना दे रखा है आपको, 11 न्यूटन, तो ये 11 का होल स्क्वायर हो गया, ये 5 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 × 11 × 5 × थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री। देन फाइनली ये हो जाएगा आपका, देखो ये कितना हो रहा है, ये आपका 121 हो जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट, आ जाएगा आपका 5 + 1 6, ये हो जाएगा आपका √146। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।